प्यारे विद्यार्थियों, मैं जगदीश सिंह एडुसेट प्रसारण में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने एबायोटिक फैक्टर्स जो इकोसिस्टम को अफेक्ट करने का एक ग्रुप ऑफ फैक्टर्स है उसको डिस्कस करूंगा। आज के मेरे लेक्चर के स्कोप हैं टू नो अबाउट एबायोटिक फैक्टर्स, टू नो द इफेक्ट्स of those factors on community. Objectives of the lecture: after this lecture you will be able to understand what are abiotic factors, what are the effects of abiotic factors on community. प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में वो सभी फैक्टर्स आ जाते हैं जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इकोसिस्टम का डायग्राम आपके सामने दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। सॉयल ऑर्गेनिजम्स शो किए गए हैं, मिनरल्स शो किए गए हैं, न्यूट्रिएंट्स शो किए गए हैं, यानी सॉयल शो की गई है और सॉयल के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म शो किए गए हैं। वाटर शो किया गया है नीले रंग का। उसके बाद प्लांट कम्युनिटी शो की गई है, हैबिटेट दर्शाया गया है। आप सोलर रेडिएशंस भी देख सकते हैं, आप डिस्टर्बेंसेस भी देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कंप्लीट एक प्रकार से हम कहें तो इकोसिस्टम है जिसमें वेरियस एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग। ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से एक कम्युनिटी के रूप में वो वहाँ रह रहे हैं और कैसे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ मिलकर के एक इकोसिस्टम को बना रहे हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स किसी भी इकोसिस्टम को डिटरमाइन करने में उतने ही जिम्मेवार हैं जितने कि बायोटिक फैक्टर्स हैं। तो आइए अब हम एबायोटिक फैक्टर्स को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो इकोसिस्टम को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एबायोटिक फैक्टर्स। द फिजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कम्युनिटी ऑफ ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड एबायोटिक फैक्टर्स। ऐसे फिजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया की कम्युनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। दीज कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये हो सकते हैं सॉयल, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर। आइए प्यारे विद्यार्थियों, एक के बाद एक इन पांचों फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं और क्या इन फैक्टर्स के अंदर हो सकता है जो बायोटा को इफ़ेक्ट करता है, जो कम्युनिटी उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में रह रही है उसको इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं सॉयल। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सॉयल। जो अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर है उसे हम सॉयल कहते हैं। दिस प्रोवाइड्स द एटमॉस्फेयर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड हेंस डिटरमाइंस द बायोटा ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। वो सॉइल किस प्रकार की है, उसमें उसी प्रकार के प्लांट्स ग्रो करेंगे और जिस प्रकार के प्लांट्स उस एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करेंगे उसी प्रकार के एनिमल्स वहाँ होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बायोटा उस पर्टिकुलर एरिया का डिटरमाइन किया जाता है सॉइल के द्वारा। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इज़ डिफरेंट। जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की वो अलग अलग पाई जाती हैं अलग अलग प्लेस पर। द डिफरेंस इज़ द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट एंड वेदरिंग प्रोसेस। जो डिफरेंस है प्रॉपर्टीज़ में वो उस पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है या उस पर्टिकुलर एरिया में जो वेदरिंग प्रोसेस है। वेदरिंग प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द रॉक। रॉक से सॉइल का बनने की जो प्रक्रिया है वो उस पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार से हो रही है या हुई है उस पे सॉइल डिपेंड करती है।
द सॉयल कैन बी ट्रांसपोर्टेड वन और सेडिमेंट्री इवन। जो सॉयल है वो ट्रांसपोर्टेड भी हो सकती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई हुई भी हो सकती है, या सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री मीन्स वहाँ की पेरेंट भी वो हो सकती है, यानी वहीं उसका जन्म हुआ है, इस प्रकार की भी हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल्स हैज़ डिफरेंट ग्रेन साइज, एग्रीगेशन ऑफ द ग्रेन्स एंड कंपोजिशन। जो सॉयल्स हैं अलग अलग स्थान की, उनके अंदर जो ग्रेन्स के साइज़ हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, और ग्रेन्स के एग्रीगेशन भी अलग अलग पैटर्न के हो सकते हैं, साथ के साथ सॉयल की कंपोजिशन भी अलग अलग हो सकती है। द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ ऑल्सो वेरिड इन डिफरेंट सॉयल्स। जो परकोलेशन है यानी पानी का सॉयल की निचली लेयर्स तक जाने की जो प्रक्रिया है, और साथ के साथ टॉप लेयर कितना वाटर होल्ड कर सकती है, उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ये भी अलग अलग सॉयल में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टोपोग्राफी, मिनरल कंपोजिशन एंड pH ऑफ द सॉयल डिटरमाइंस द वेजिटेशन इन एन एरिया। जो सॉयल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे उसकी टोपोग्राफी, मिनरल कंपोजिशन यानी मिनरल उसके अंदर किस प्रकार के हैं, उसकी pH क्या है, ये डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार की वेजिटेशन ग्रो कर सकती है। द वेजिटेशन टाइप ऑल्सो अफेक्ट्स द टाइप ऑफ एनिमल ऑफ दैट एरिया। जो वेजिटेशन टाइप है उस एरिया में, वो वहाँ पे होने वाले रहने वाले एनिमल्स को भी प्रभावित करती है। इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स। प्यारे विद्यार्थियों, जो एक्वेटिक कंडीशंस हैं उनमें सॉयल नीचे बैठी रहती है, सॉयल किस प्रकार की है वो डिटरमाइन करती है कि जो बेंथिक एनिमल्स हैं यानी बॉटम पे रहने वाले एनिमल्स हैं वो किस प्रकार के होंगे। डिफरेंट सॉयल्स हैव डिफरेंट जोन्स ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स। द सॉयल कैन बी सैंडी, क्लेई और लोमी डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज ऑफ द टॉप हॉरिजोन। टॉप हॉरिजोन के पार्टिकल्स किस प्रकार के हैं, उसके आधार पर सॉयल तीन प्रकार की होती है, आइदर सैंडी और क्लेई और लोमी। द हॉरिजोन्स ऑफ द सॉयल फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर O, A, B, C एंड D। प्यारे विद्यार्थियों, डायग्राम आप देख सकते हैं जिसमें सॉयल लेयर्स दर्शाई गई हैं, और इन सॉयल लेयर्स में आप देख सकते हैं 4 लेयर ये इस प्रकार से हैं। सबसे ऊपर O हॉरिजोन है जिसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस यानी गले सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर की ये परत है। A हॉरिजोन यानी टॉप सॉयल। टॉप सॉयल जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है ई हॉरिजोन, जिसको एक छोटा सा हॉरिजोन बीच में है ए और बी के, इसको एल्यूविएशन लेयर भी कह सकते हैं। उसके बाद है बी हॉरिजोन, इसको सब सॉइल कहते हैं। उसके बाद सी हॉरिजोन जो रेगोलिथ है, रेगोलिथ यानी इसके अंदर जो कंकर हैं उनके साथ सैंड भी मिली हुई है। उसके बाद है डी हॉरिजोन यानी बेड रॉक, यानी रॉक इज़ देयर या पेरेंट रॉक इज़ देयर इन दैट पर्टिकुलर लेयर। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों एक और डायग्राम आप देख सकते हैं जिसका पिक्चराइजेशन सबसे ऊपर है हर्बेशियस प्लांट्स। उसके बाद ओ लेयर, छोटी सी ह्यूमस की एक लेयर बनी हुई है। उसके बाद ए, बी, सी एंड डी लेयर्स दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। ओ लेयर हम कह सकते हैं जो कि ह्यूमस की बनी हुई है, ए लेयर यानी जिसके अंदर सॉयल पार्टिकल्स हैं, बी लेयर यानी जो सब सॉयल है, सी लेयर यानी जो रेगोलिथ है, और डी लेयर यानी जो बेड रॉक है या पेरेंट रॉक है, वो दर्शाई गई हैं, दिखाई गई। प्यारे विद्यार्थियों, इन हॉरिजोन्स को अलग अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले ओ हॉरिजोन। O horizon contains humus and top most layer. A horizon, it is the top soil
द थिकनेस एंड मिनरल कंटेंट ऑफ इट डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो फर्टिलिटी सॉइल की है वो डिटरमाइन की जाती है कि ए लेयर कितनी थिक है और साथ के साथ उसके अंदर मिनरल कंटेंट कितना है। नेक्स्ट है बी लेयर, इट इज़ कॉल्ड सब सॉइल। इट इज़ अप टू 1 मीटर थिक एंड कंटेन्स मिनरल्स रीच्ड फ्रॉम टॉप सॉइल। इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो टॉप सॉइल से गए हुए होते हैं बी लेयर के अंदर। सी लेयर, इट कंटेन्स irregular rock fragments. Biological activity is nil here in that layer. It represents water table. सी लेयर में वाटर टेबल होती है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों डी लेयर और इनर मोस्ट लेयर इन द सॉइल वी कैन से इट इज़ अनब्रोकन एंड अनवेदर्ड पेनेंट रॉक लाइज बीनीथ सी होरिजोन। इसे बेड रॉक भी कहा जाता है और ये बिल्कुल लोअर मोस्ट है, इनर मोस्ट है और पेरेंट रॉक इसके अंदर होती है। अब हम ले सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स एंड देयर पार्टिकल साइजेस आर गिवन एज अंडर। जो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स हैं उनके पार्टिकल साइजेस किस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले ग्रेवल यानी फाइन पेबल्स जिनका साइज़ है 1 से 2 मिलीमीटर। उसके बाद है कोर्स सैंड या क्वार्ट्ज और सिलिकेट SiO2, इसका पार्टिकल साइज़ है 0.2 से 2 मिलीमीटर। उसके बाद है फाइन सैंड यानी जिसमें केवल और केवल SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड है और इसका पार्टिकल साइज़ है 0.02 से 0.2 mm। नेक्स्ट है सिल्ट और वेरी फाइन क्वार्ट्ज ऑफ एल्यूमिनियम और इसका पार्टिकल साइज़ है 0.002 टू 0.02 मिलीमीटर। और फाइनली क्ले जो हाइड्रेटेड सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम होते हैं इसमें लेस देन 0.002 मिलीमीटर पार्टिकल साइज पाया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है एबायोटिक फैक्टर प्यारे विद्यार्थियों वाटर। द लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, दिस इज़ द वेल नोन फैक्ट। एवरीबडी नो कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो वाटर में हुआ है। द लाइफ विदाउट वाटर इज़ नॉट पॉसिबल। बिना जल के जीवन असंभव है। इट इज़ वेरी स्कार्स इन डेजर्ट्स एंड ओनली फ्यू टाइप ऑफ प्लांट्स एंड हेंस एनिमल्स आर प्रेजेंट देयर इन दैट एरिया। डेजर्ट के अंदर क्योंकि बहुत कम पानी की मात्रा पाई जाती है इसलिए वहाँ पाए जाने वाले प्लांट्स की मात्रा और साथ के साथ एनिमल्स की मात्रा भी कम है। द प्लांट प्रोडक्टिविटी इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन वाटर। जो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा पानी की उपलब्धता और पानी की मात्रा पर डिपेंड करती है। फॉर एक्वेटिक एनिमल्स द क्वालिटी ऑफ वाटर लाइक केमिकल डिपोजिशन एंड pH ऑफ द वाटर, soluble and insoluble ingredients, presence of other animals affect the biota in that particular region। यानी पानी के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो केमिकल डिपोजिशन, pH, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल ग्रेडियंट्स और दूसरे एनिमल्स की प्रेजेंस डिफाइन करती है कि किस प्रकार का बायोटा एक सॉइल में पाया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें एक हाईली पोल्यूटेड लेक दिखाई हुई है या वाटर बॉडी दिखाई हुई है। इस वाटर बॉडी का जो बायोटा है वो इस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में डेफिनेटली कम होगा बशर्ते कि एक ऐसी वाटर बॉडी में जिसमें इस प्रकार के केमिकल पॉल्यूशंस और दूसरे प्रकार के पॉल्यूशंस नहीं पाए जाते हैं। यानी बायोटा पे जो केमिकल पॉल्यूशंस हैं वो पूरा असर डालते हैं। एक और डायग्राम आप देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें वाटर हाइंच दिखाया हुआ है, यानी जल खुम्बी दिखाई हुई है जो पूरे जल को कवर किए हुए है और ये पूरी की पूरी वाटर बॉडी अब ख़त्म होने जा रही है, विलुप्त होने के कगार पर है। आप देख सकते हैं इसकी कलेक्शन हमारे पास है। एक वाटर बॉडी से हमने ये वाटर हाइंच कलेक्ट किया है। ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, वाटर बॉडी को पूरे तरीके से ढक लेता है
और पोल्यूटेड कंडीशंस में ये ग्रो करता है और उस वाटर बॉडी के कंप्लीट एटमॉस्फेयर को ये समाप्त कर देता है। तीसरा फैक्टर हम प्यारे विद्यार्थियों ले सकते हैं लाइट। लाइट इज एसेंशियल फॉर ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर होल ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, सभी के लिए लाइट की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। द प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच नीड द लाइट। जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट की ज़रूरत होती है। फोटो यानी लाइट और सिंथेसिस यानी बनाना। द प्लांट्स यूटिलाइज सम ऑफ द फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम एंड गिव रेस्ट टू द अदर एनिमल्स लिविंग इन द कम्युनिटी। प्लांट्स कुछ फूड अपने आप इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी बचे हुए भोजन को वो कम्युनिटी में रहने वाले दूसरे एनिमल्स तक ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें लाइट एनर्जी की इसेंशियलिटी दर्शाई हुई है। आप देख सकते हैं लाइट एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इस पर्टिकुलर प्लांट में। मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड हर्ब्स and shrubs growing in forest are adapted to perform photosynthesis in very low light conditions because they are constantly overshadowed by the large trees. कुछ plants जो shadow conditions में heavy forest के अंदर बड़े trees के अंदर grow कर रहे हैं, के नीचे grow कर रहे हैं, उन plants को photosynthesis के लिए बहुत कम लाइट मिल पाती है और वो उसी कम लाइट पे फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। मैनी प्लांट्स शो फोटोपीरियोडिज्म। दे हैव मिनिमम डेली लाइट रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। कुछ प्लांट्स फोटोपीरियोडिज्म शो करते हैं और फोटोपीरियोडिज्म में उनको डेली लाइट का एक्सपोजर एक मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड टाइम के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो फ्लावरिंग कर सकें, फूल उनके अंदर आ सकें। मैनी एनिमल्स टू यूज़ लाइट फॉर देयर डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी फॉर देयर एक्टिविटीज़ लाइक रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन। बहुत सारे एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन के लिए या माइग्रेशन के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, डायर्नल एक्टिविटीज़ शो करने के लिए उनको भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। यानी दिन के समय जो एक्टिविटीज़ एनिमल्स के द्वारा की जाती हैं, डायर्नल एनिमल्स के द्वारा, उनमें लाइट की आवश्यकता होती है। ऑन द सॉयल द लाइट इज़ द सोर्स ऑफ टेम्परेचर एंड होल एनर्जी। सॉयल के ऊपर टेम्परेचर की और पूरी की पूरी एनर्जी का जो सोर्स है वो सनलाइट ही है। इन द सी मैक्सिमम ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ डार्क, क्योंकि लाइट नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। द स्पेक्ट्रल लाइट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। लेकिन जो स्पेक्ट्रल लाइट है वो लाइफ के लिए एसेंशियल है। जहाँ विजिबल लाइट नहीं पहुँच पाती है वहाँ डार्कनेस होती है, लेकिन वहाँ छोटी रेडिएशंस की लाइट जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट है वो पहुँच सकती है, पहुँच जाती है। द विजिबल लाइट कुड नॉट रीच देयर बट अल्ट्रावायलेट लाइट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन दैट रीजन। जो डीपर लेयर्स हैं सी की, उनके अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट पहुँच सकती है और वो एनर्जी का सोर्स बन सकती है। द अल्ट्रावायलेट लाइट इज़ हार्मफुल टू मैनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बट नॉट फॉर ऑल। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं। द लाइफ इन एन ओशियन इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट जोन्स। जो लाइफ है किसी भी ओशियन में वो अलग अलग जोन में अलग अलग प्रकार की होती है। देयर आर वेरियस जोन्स ऑफ लाइट इन ए वाटर बॉडी। एक वाटर बॉडी में अलग अलग प्रकार की लाइट जोन्स प्रेजेंट होती हैं। द अपर आर लिटोरल एंड लिम्नेटिक, द मिडल आर यूफोटिक एंड डिस्फोटिक एंड द लोअर आर प्रोफंडल एंड बेंथिक। प्यारे विद्यार्थियों, डायग्राम में आप देख सकते हैं सारी की सारी लेयर्स शो की गई हैं, दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। सबसे नीचे बेंथिक है,
उससे ऊपर प्रोफंडल है, ये नीचे वाली लेयर्स हैं। डिस्फोटिक और यूफोटिक दिखाई गई हैं, ये मिडल लेयर्स हैं, और लिटोरल जोन ऊपर की तरफ दिखाई गई है। प्यारे विद्यार्थियों, लिटोरल जोन के साथ क्योंकि जो वाटर बॉडी है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, बेंथिक रीजन वहाँ है, उसे हम लिटोरल बेंथिक कहते हैं, लाइट वहाँ तक पहुँच जाती है। और प्रोफंडल बेंथिक भी साइड में नज़र आ रहा है, जहाँ लाइट की कमी है और वहाँ भी सैंड डिपॉजिट होती है। तो ये जो रीज़न है वो प्रोफंडल बेंथिक कहलाता है। और बेंथिक जोन में लाइट बहुत स्कार्स होती है, ना के बराबर होती है, और ये रीजन डार्क होता है। फोर्थ कंपोनेंट या फोर्थ फैक्टर जो किसी भी एरिया के बायोटा को इफ़ेक्ट करता है प्यारे विद्यार्थियों, वो है टेम्परेचर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर। द टेम्परेचर वेरीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ग्लोब। ग्लोब के डिफरेंट रीजन्स में टेम्परेचर अलग अलग होता है। इट इज़ रिड्यूस्ड अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ जाते जाते टेम्परेचर कम हो जाता है। इट इज़ फाउंड टू बी सब ज़ीरो, दैट इज़ इन माइनस एट द पोल्स एंड मोर देन 50 डिग्रीज इन द डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में ये 50 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है, जबकि पोल्स पर ये सब ज़ीरो यानी माइनस भी पाया जाता है। इट हैज़ एनुअल वेरिएशन इन ए रीजन ऑल्सो। एक पर्टिकुलर रीजन में एनुअल वेरिएशंस भी टेम्परेचर की पाई जाती हैं। द विंटर इज़ कूल एंड द समर इज़ हॉट। जो विंटर है नॉर्मली कूल होती है और समर नॉर्मली हॉट होती है। द यूनिक हैबिटेट्स सच एज थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो हाइड्रोथर्मल प्लांट्स होते हैं, वहाँ से जो वाटर निकलता है, वहाँ और डीप सी में जो टेम्परेचर है वो अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। द बायोटा ऑफ एन एरिया इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर एरिया का बायोटा टेम्परेचर के द्वारा ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया जाता है। द टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द लिविंग बींग्स एज इट इन्फ्लुएंसेस एक्टिविटी of the enzymes, the biocatalysts, and hence the basal metabolism. Some organisms can tolerate a wide range of temperature and are called eurythermal. Some others can tolerate only a small range of temperature and those are called stenothermals. Some organisms can keep their body temperature constant and are called endotherms or warm-blooded animals. Some organisms cannot keep their body temperatures constant and are called poikilotherms or cold-blooded animals. The poikilotherms change their body temperature according to the environmental temperature. जो poikilotherms होते हैं, क्योंकि वो अपने body temperature को constant नहीं रख पाते हैं, इसलिए environmental temperature के according वो अपने body temperature को change कर लेते हैं। The thermal zones in a sea are, किसी भी सी में या वाटर बॉडी में जो थर्मल जोन्स होती हैं वो इस प्रकार से हैं। ऑन द टॉप इज इपिलिम्नियन, द मिडल इज मेटालिम्नियन एंड थर्मोक्लाइन एंड द लोअर साइड इज हाइपोलिम्नियन। ऊपर वाली इपिलिम्नियन है, बीच में मेटालिम्नियन और थर्मोक्लाइन है और सबसे नीचे हाइपोलिम्नियन है। इसके बाद हम लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों लास्ट फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज़ द सील्ड और कवर ओवर द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के ऊपर एक शील्ड का काम करता है, कवर का काम करता है। इट कंटेन्स गैसेस इन कंपोजिशन। जो नाइट्रोजन है वो 78.03%, ऑक्सीजन जो है वो 20.99%, नोबल गैसेस जो हैं 0.94% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%. The lower atmosphere up to 50 kilometers and above it is the upper atmosphere. जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो 50 किलोमीटर तक है और 50 किलोमीटर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसे हम अपर एटमॉस्फेयर कहते हैं। होमोस्फीयर इज अप टू 85 किलोमीटर्स
एंड हेट्रोस्फीयर अबव इट। 85 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर है उसे हम होमोस्फीयर कहते हैं, और उससे ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो हेट्रोस्फीयर कहलाता है। द एक्सोस्फीयर इज द rarefied part of the atmosphere and is in between 500 to 1600 किलोमीटर। जो एक्सोस्फीयर है वो बहुत कम है और ये 500 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर की रेंज में है। द रियल एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स। जो रियल एटमॉस्फेयर है वो 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर गिवन बिलो। जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, सबसे ऊपर है ट्रोपोस्फियर। इट एक्सटेंड्स 8 to 16 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, शोइंग डिक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -57 डिग्री सेंटीग्रेड। द लैप्स रेट इज 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, यानी जो डिक्रीज है वो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर है। द क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन दैट एरिया। इस एरिया में क्लाउड्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर्स होते हैं। द लेयर बिटवीन ट्रोपोस्फियर्स एंड नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोपोज। यानी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को मिलाने के लिए एक छोटी सी लेयर, ट्रांजिशन लेयर बीच में होती है, जिसे ट्रोपोपोज कहते हैं। सेकेंड लेयर है प्यारे विद्यार्थियों स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 to 16 किलोमीटर्स टू 30 to 50 किलोमीटर्स। द डस्ट पार्टिकल्स, क्लाउड्स आर एब्सेंट इन दैट लेयर। जो क्लाउड और डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इस लेयर में नहीं पाए जाते। वाटर वेपर्स एंड CO2 आर रेयर इन दैट रीजन। वाटर वेपर्स और CO2 भी इस रीजन में बहुत कम है। O3 इज फॉर्म्ड in that region by combination of O2 and nascent oxygen in presence of energy from sunlight. Maximum O3 is found between 15 to 30 किलोमीटर हाइट। जो मैक्सिमम O3 है, ओजोन है, वो 15 से 30 किलोमीटर की हाइट पे पाई जाती है। द हाइट अबव इक्वेटर इज 23 to 25 किलोमीटर्स एंड एट द पोल्स इज 11 to 16 किलोमीटर। The transition zone between stratosphere and mesosphere is called stratopause। यानी स्ट्रेटोस्फियर और उससे ऊपर मीजोस्फियर जो लेयर्स हैं उनकी जो ट्रांजिशन फेज है उसे हम स्ट्रेटोपोज कहते हैं। द टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम -57 डिग्री सेंटीग्रेड टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड इन दैट रीजन। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों मीजोस्फियर। It is present between 50 to 80 kilometers in height. The temperature decreases from -2 degree centigrade to -92 degree centigrade. उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों थर्मोस्फियर यानी अपर मोस्ट लेयर। इट लाइज बिटवीन 80 to 500 किलोमीटर इन हाइट। द टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम -92 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। आयोनाइज्ड लेयर इज प्रेजेंट which is collectively called ionosphere। यहाँ आयोनाइज्ड लेयर प्रेजेंट होती है और इसलिए इसको आयोनोस्फीयर कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम कॉस्मिक रेज। देर आर ऑल्सो रेडियो रिफ्लेक्टिव लेयर्स। इस रीजन में रेडियो रिफ्लेक्टिव लेयर्स भी प्रेजेंट हैं। प्यारे विद्यार्थियों चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, टेम्परेचर दिखा रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रखा है नीचे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एल्टीट्यूड दिखा रखा है इन किलोमीटर्स यानी हाइट दिखा रखी है। टेम्परेचर बीच में 0 है, राइट साइड 20 से 2000 और लेफ़्ट साइड -60 और -100 डिग्री सेंटीग्रेड शो किया गया है। हाइट अगर देखें तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर जो 11 किलोमीटर करीब दिखा रखी है, जहाँ टेम्परेचर -52 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है 0 से। उसके बाद दिखा रखा है नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फियर जो 48 किलोमीटर तक शो की गई है और इस लेयर के अंदर टेम्परेचर -3 तक आ जाता है, कम होता चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर थर्मोस्फियर 95 किलोमीटर्स तक शो की गई है
और यहाँ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होकर के -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और फाइनली दिखा रखा है थर्मोस्फीयर, और इस थर्मोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो 1727 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो हाइट है ये 550 से 600 किलोमीटर है। द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ एज इट प्रोवाइड्स द गैसेज ऑफ लाइफ। द O2 important for respiration, CO2 important for photosynthesis are present in it. The O3, which is the shield to the ultraviolet harmful radiations, also present in it. The cosmic rays are stopped by thermosphere. The atmosphere is responsible for completion of biogeochemical cycles. It is habitat even for many microbes and arboreal animals. The atmosphere in that sense is an important abiotic factor for the sustainability of the life. इस प्रकार से हमने डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स आपके सामने रखे, और ये फैक्टर्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बायोटा को, यानी फ्लोरा और फोना को, यानी प्लांट्स और एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, उनकी संख्या को, उनकी ग्रोथ को, उनकी रिप्रोडक्शन को, उनके फूड को। Everything is controlled by these abiotic factors. तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आज का अपना ये व्याख्यान यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।